चैप्टर का नाम है मेटल नॉन मेटल। हम लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में समझना पड़ेगा कि मैं मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिख के बैठा हूँ। आप लोगों को एक एक करके डिटेल में समझाऊंगा, मगर आपको लर्न ही करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है इस चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल नहीं है। बुरी बात यह है इस चैप्टर में छोटी छोटी चीज़ें बहुत हैं। जिस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, उसमें ना छोटी चीज़ें कम पूछी जाती है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ही काफ़ी चीज़ें घेर लेते हैं। जिस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स नहीं होते ना, उस चैप्टर में हमेशा डिटेलिंग वाली चीज़ें होती हैं। जैसे मेटल नॉन मेटल में बहुत एक्सेप्शंस है। जब हम इसकी पढ़ेंगे बातें तो ऑटोमेटिकली इसकी एक्सेप्शंस निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये एक एक करके हम देखेंगे। पहले तो हम मेटल नॉन मेटल का जो डिफरेंस है ना, वो स्पेशल प्रॉपर्टीज के बेस पे देखते हैं। मेटल नॉन मेटल की स्पेशल प्रॉपर्टीज आती है पहली मैल्येबिलिटी। मैल्येबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मेटल के पीस को हैमरिंग करके उसे थिन शीट में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं, मैल्येबिलिटी। मेटल्स मैल्येबल होते हैं, वही नॉन मेटल्स मैल्येबल। अगर नॉन मेटल को हथौड़े से पीटोगे, जैसे मार्कर है, मार्कर को हथौड़े से पीटोगे तो टूट जाएगा। ये फैल के चपटा होके वो नहीं होगा। इसको करने के लिए हम अलग प्रोसेस यूज करते हैं, गरम करके इसे हल्का हल्का स्ट्रेच करते हैं, तो ये जाके होता है। तो हमें ये पता लगा यहाँ नॉट मैल्येबल। तो मैंने अभी तुम्हें मोटी मोटी डेफिनेशंस बता रहा हूँ, उसकी डिटेलिंग में आप अपने आप लिख भी लोगे, मुझे पता है। और मैंने आपको सारी डेफिनेशन लिखवा भी रखी है, तो आप उसमें से याद भी कर सकते हो। मैं आपको वन शॉट में बस सारी डेफिनेशन बताते जा रहा हूँ। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? पेपर में डक्टिलिटी का क्वेश्चन क्या आता है? 1 ग्राम गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू डैश मीटर या किलोमीटर वायर। तो बताओ 1 ग्राम गोल्ड कितने किलोमीटर वायर था? आपके पास बुक है, आपको जवाब मिलेगा, बड़े आराम से मिलेगा। मगर आप थोड़ा सा सोचो, स्ट्रेच करो। 2 किलोमीटर था, 1 किलोमीटर था, कितने किलोमीटर था? 1 ग्राम गोल्ड से 2 था, तो 2 किलोमीटर वायर। अब उसमें अगर मीटर लिखा है तो तुम्हें 2000 भरना पड़ेगा। वहाँ 2 किलोमीटर नहीं लिख के होगे, क्योंकि वहाँ मीटर है तो ऑब्वियसली 2000 मीटर आएगा। तो इसका मतलब क्या है? यानी कि 1 ग्राम गोल्ड को या कोई भी मेटल के पीस को अगर आप हीट करोगे और उसे स्ट्रेच करोगे तो ऑटोमेटिकली वो खिसता चले जाएगा। और वो इतना खिसता चल जाएगा कि उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग डक्टिलिटी। जबकि नॉन मेटल्स में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती। नॉन मेटल्स को गर्म करो या कैसे भी करके खींचना स्टार्ट करो तो वो थोड़ा सा खिंचाव रखेंगे, हल्का सा, हल्की सी इलास्टिसिटी रखेंगे। इलास्टिसिटी का मतलब पता है? जब आप उसे खींचो तो वो हल्का सा खिंच जाए, स्ट्रेच हो जाए, तो उसे इलास्टिसिटी कहते हैं। वो हल्का सा खिंचेगा, उसके बाद टूट जाता है। मगर मेटल्स में ये अच्छी बात यह है कि आप उसे खींचोगे तो वो थोड़ा सा स्ट्रेच होगा और इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। तो ये डक्टाइल होते हैं। नेक्स्ट आता है सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है रिंगिंग साउंड। रिंगिंग साउंड, अगर आप इसे बीट करोगे तो इसके पास एक वाइब्रेशन रिंगिंग साउंड आएगी। वो रिंगिंग साउंड मेटल्स में आती है, जबकि नॉन मेटल्स में आते नहीं है। तुम्हें गोंग पता है? GONG। गोंग क्या होता है? बड़ा सा मेटल का होता है, उसमें एक आदमी भी होता है, वो भी बजाता है। तो वो होता है एक बजर जैसा, नहीं तो बजर राउंड में बजर होता है, वो गोंग ही बजाते हैं आजकल उसकी साउंड्स को रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, वहीं पे गोंग बजा देते हैं। वो ऐसा ढन करके बजेगा काफी देर तक। ऑनलाइन में तो पॉइंट है गोंग, तो वो होता है बड़ा सा मेटल। अब आता है ब्रिटल। ब्रिटल क्या होता है? ब्रिटल का फंडा ये होता है कि हमें पता लगेगा कि अगर आप किसी भी कोई भी मेटल या नॉन मेटल, जनरली नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल में फोर्स लगाओगे तो वो एक साउंड के साथ टूटेंगे। वो ब्रेक तो होंगे, मगर किसके साथ टूटेंगे? साउंड के साथ। आपने बहुत सारे ग्लास को देखा होगा, कांच को टूटते हुए देखा है, आपने प्लास्टिक को टूटते हुए देखा है, कट कट कट। चेयर पे बैठे हुए कभी कभार, चेयर पे बैठते ही कई बार थोड़ा सा हैवी या थोड़ा सा, जिनकी हेल्थ अच्छी होती है, बॉडी शेमिंग नहीं करूंगा वरना ऐसा लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा हैवी बंदा अगर किसी हल्की फुल्की चेयर पे बैठता है तो एक कट 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 आवाज आती है, तो उसके बाद कहते हैं आपको लगता है इस पे नहीं बैठना चाहिए, आपके लिए दूसरी चेयर ला पड़े। या कई जगह तुमने देखा होगा लोग 2 चेयर लगा देते हैं, एक के अंदर एक फोल्ड करके लग जाता है, कहते हैं अब बैठो, 2 चेयर पे वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ताकि वो टूटेगा नहीं। तो ये वाला होता है। तो ब्रिटल का मतलब होता है जब आप उस पर फोर्स लगाओगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक इनटू 2 पीसेस। समझ में आया? तो ये यानी कि ये ब्रिटल प्रॉपर्टी शो करता है, ये ब्रिटल शो नहीं करता। मेटल्स ऐसे नहीं टूटते हैं।
है लस्ट्रस। वेरी गुड, एक और ले आते हैं, ये लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस एक और प्रॉपर्टी जो मैं भूल गया था, अब मुझे यहीं से बताइए। लस्ट्रस का मतलब होता है चमकीला। आपने देखा है मेटल्स ज्यादातर शाइनी नेचर के होते हैं। अगर आप किसी भी मेटल की सरफेस को देखोगे, जैसे इसके ऊपर भी ये मेटल की ही सरफेस है, मगर इसे ब्लैक बनाया गया है, ब्लैक डायल बनाया गया, मगर इस पे क्रोम की प्लेटिंग करी गई है कि आपको ये ट्यूबलाइट पे पड़ने पे कहीं ना कहीं चमक आ रही होगी। इसमें कहीं ना कहीं आप सबको कहीं ना कहीं चमक दिख रही होगी, ग्लास के अलावा भी साइड में बाउंड्रीज पे ट्यूबलाइट की रिफ्लेक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दिखेगा। पूरा डायल नहीं चमकेगा क्योंकि ये मैट और ये ब्लैक वाला कलर है। ज्यादातर वो वाले कलर देखा होगा, जैसे कड़ा पहन रखा होगा किसी ने, कड़ा भी देखा होगा। अब कड़ा दिखेगा आपको, ये पुराना हो गया तो थोड़ा घिस भी गया, मगर फिर भी इसमें एक चमक रहेगी। थोड़ा सा नया होगा, पॉलिश करेंगे तो इसकी चमक थोड़ी सी कम हो जाएगी। बेटा पॉज करेगी इसे 2 मिनट। अब आओ बाकी लोग। हमने ये देखा कि ब्रिटल का मतलब फोर्स लगाने पे टक करके टूटना। अगर हम मार्कर को भी ताकत लगाएंगे तो ताकत लगाने का मार्कर टूट जाता, ताकत लगाने में टक करके टूटता। मगर मैं बताऊं मार्कर में भी इलास्टिसिटी होती है, ये साउंड भी करता है, टक टक भी आता है, मगर उसके बाद ही मुड़ जाता। तो मैं भी बताऊं प्लास्टिक का फंडा यही होता है कि वो पहले टक टक साउंड आएगी, आपको टूटने की साउंड आएगी, मगर उसके बाद वो मुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ एक इलास्टिक प्रॉपर्टी भी होती है। ये भी एक अच्छी मानी जाती है। आप महंगी चेयर्स लेने जाओगे तो चेयर्स का वैसे वैसे रेट हाई होता जाएगा, वो आपको बताएगा कि अगर इस पे बैठ जाओगे और बाई चांस ये नीचे गिर भी जाएगी तो इसके पाए फैल जाएंगे, मगर वापस स्ट्रेच होकर अपने आप अपने रीगेन कर लेंगे शेप। मगर जो नॉर्मल सस्ती वाली चेयर्स होती है उस पर बैठोगे तो टूट ही जाएगी, वो अलग ही हो जाएगी। तो ये होता है, ये अलग अलग प्राइस के हिसाब से इलास्टिसिटी आती है। चलो इसके बाद आता है नेक्स्ट एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब ध्यान से सुनना, मेटल का एक ऐसा ऑक्साइड होता है, मेटल के नाम पहले कुछ नाम मेटल के बता देता हूँ। एल्यूमिनियम, AlZn, FeCu, ये कुछ मेटल्स के नाम है। इसमें Ag, Au, सबको पता है ये कौन है? एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये थोड़े मेटल्स के नाम लिखे ताकि हमें दिमाग में क्लियर हो जाए मेटल क्या है। अगर मैं मेटल के साथ ऑक्साइड बोल रहा हूँ तो यानी कि ये सब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे। एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी होती है +3, तो जब ये ऑक्सीजन -2 से रिएक्शन करेगा तो इसका कंपाउंड बनेगा एल्यूमिनियम 2 बार, ऑक्सीजन Al 2 बार और ऑक्सीजन 3 बार। समझ में आया? बाकी 9th वालों को और 9th में सिखाया था थोड़ा थोड़ा, 10th में निकल गया। जिंक की +2 वैलेंसी होती है अगर ऑक्सीजन -2, हमें बस ये याद रखना ऑक्सीजन -2 होता है। जब इससे रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? दोनों सेम है तो दोनों कट जाएंगे और ये बचेगा ZnO। आयरन की +2 भी होती है और +3 भी होती है। मैं +3 वाला लेता हूँ। +3 वाला ऑक्सीजन से करेगा तो उसका क्या बनेगा? कॉपर की +2 होती है, इसका क्या होगा? Ag का +1 होगा तो वो क्या होगा? और गोल्ड का +2 होगा तो वो कैसे होगा? वैसे गोल्ड सबसे कम करता है, गोल्ड और सिल्वर में ये सबसे कम रिएक्ट करते हैं। चांदी कर लेता है, गोल्ड उससे भी कम करता है। तो ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन करते तो है मगर बहुत स्लो करते हैं। इन्हीं को बात आगे बढ़ते हैं। इनमें एक ऑक्साइड है Al2O3, दिख रहा है सबसे पहले वाला। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऐसा ऑक्साइड है जो मेटल से भी रिएक्ट कर, वो एसिड से रिएक्ट कर सकता है और किससे रिएक्ट कर सकता है बच्चों? बेस से भी रिएक्ट कर सकता है। तो ये दोनों से रिएक्ट कर सकता है और दोनों के टाइम पे सॉल्ट बनाता है, प्लस रिलीज क्या करता है? H2O, पानी रिलीज करता है। तो ऐसे ऑक्साइड को कहते हैं एम्फोटेरिक, जिसकी नेचर दोनों तरफ हो। ऐसे ऑक्साइड को क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आपसे पेपर में पूछा जाएगा डिफाइन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एक्सप्लेन फ्लोट ऑन वाटर। ऐसे मेटल्स का नाम जो पानी पे तैर सकते हैं। मैग्नीशियम, वेरी गुड। और कैल्शियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम ऐसे दो मेटल है जो पानी के ऊपर क्या कर सकते हैं? तैर सकते हैं। एक्चुअल में पानी के साथ पानी में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बबल्स बना लेते हैं जिन पे ये ऊपर तैरते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट आता है मेटल्स जिसको आप केरोसिन ऑयल में रखोगे, मतलब उसे हवा में रखा तो हवा में भी रिएक्शन कर जाएगा। सोडियम पोटेशियम सोडियम और पोटेशियम और पोटेशियम, ये दोनों एक ऐसे मेटल्स हैं जिनको आप केरोसिन ऑयल में रखोगे। हाँ। ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास क्या है, आयनिक कंपाउंड्स। हाँ। बहुत सारे लोगों को आयनिक कंपाउंड्स का कुछ आइडिया नहीं होता। अच्छी बात यह है कि आयनिक कंपाउंड्स के लिए ये जो मैंने क्रॉस कराया ना, ये आयनिक कंपाउंड्स ही बताया। इसके लिए एक अच्छा एग्जांपल उठाते हैं, माना मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। अगर वो भाई साहब ऑक्सीजन से रिएक्शन करने जाएगा जिसके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन वाला है, तो बताओ मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से दोस्ती करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, मैं एक चीज बताता हूँ रवीना, मेरी तरफ से मैं याद रखना, कोई जो होता है वो ऑक्सीजन जैसे है वो 8 से पूरा होता है। कितने से पूरा होता है? 8। अभी उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कितने की जरूरत है? 2। और मैग्नीशियम कहता है कि यार मुझे कोई 6 दे दे तो मैं 8 बन जाऊंगा। यानी कि इनकी दुनिया का उसूल है कि इन्हें 8 बनना है। तो 8 बनने के लिए या तो इन्हें कोई 6 दे दे, या तो इनके पास से कितने निकल जाए? 2 निकल जाए। अगर ये अपने 2 भी निकाल देते हैं तो अंदर वाला इनका पूरा होता है, तो ये खुश रहते हैं। कहते भले ही मेरे पास जो बाहर थे मैं किसी से 6 तो ले नहीं पाया, मगर अपने 2 जरूर दे सकता हूँ। तो वही चीजें यहाँ पे करेंगे। यहाँ देखो मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? ऑक्सीजन को, और वो बन जाएगा MgO। मगर वो लिखे कैसे जाएंगे? एक काम करते हैं, मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें याद रहे। देखो ऑक्सीजन के पास 6 सा बच जाएगा, 1 2 3 4 5 6 बन गया। और बीच में किसके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? मैग्नीशियम। ध्यान से देखो ये बन रहा है, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। और इसको कहते हैं क्या, कौन सा कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स में एक वो कैटायन किससे रिएक्शन करता है? एनायन से करता है। कैटायन वो होता है जो प्लस वाला होता है, एनायन वो होता है जो माइनस वाला होता है। ठीक है। तो वो जो कंपाउंड बनाता है उसको कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। एरो का मतलब, एरो जब ऊपर बनता है तो उसका मतलब होता है हाई। ये नोट्स लिखने का जल्दी टेक्निक होती है, जल्दी नोट्स लिखने की तरीका। ये और ये याद रखना, ये वाटर में तो सॉल्युबल होता है मगर इनसॉल्युबल होता है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ लोग कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे? ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जो बेसिकली अपने आप डिग्रेड हो सकते हैं, अपने आप खत्म हो सकते हैं। और कुछ इनऑर्गेनिक वो होते हैं जो अपने आप डिग्रेड नहीं हो सकते हैं। तो ये पानी में तो घुल जाएंगे, जैसे नमक है, नमक पानी में घुल जाता है। सोचो थोड़ी देर के, नमक का फॉर्मूला होता है NaCl, है ना? और नमक पानी में घुलता है। हाँ, तो नमक एक आयनिक कंपाउंड है जो पानी में घुल जाता है। मगर यही नमक को अगर मैं अल्कोहल में घोलूं तो वो आसानी से घुलेगा नहीं। उसको घोलने के लिए हमें अलग अलग टेक्निक लगानी पड़ेगी, तो आसानी से घुलेगा नहीं। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है यहाँ पॉइंट बनता है। तुम लोगों को लगेगा मैं इतना स्ट्रेच करके क्यों पढ़ा रहा हूँ? आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको माना ऑर्गेनिक आयनिक कंपाउंड का कोई क्वेश्चन नहीं आया, मगर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि वो क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। ये बोलेगा कि क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखेगा ऐसे, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब तुम इसका रीजन क्या लिखोगे? तुम कहोगे ये तो हमने याद ही किया था, हाँ हाई होता है क्योंकि इनके बीच में नेगेटिव और पॉजिटिव का इंटरेक्शन होता है। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन, इसे इलेक्ट्रॉनिक भी बोलते हैं क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव से जनरेट होता है। नेक्स्ट आता है और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करता है? जैसे NaCl को पानी में डालोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, Na प्लस टूट जाएगा और Cl माइनस। याद रखना प्लस और माइनस ही करंट को फ्लो करवाते हैं, यानी कि पानी में तभी क्या बोलते हैं वो बिजली जाएगी जब उसमें क्या मिल जाएगा? नमक। अगर आप डिस्टिल्ड वाटर या नॉर्मल पानी में 2 वायर डालोगे तो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। मगर जैसे ही आप उसमें हल्का सा भी नमक डालोगे वो एकदम से बल्ब ग्लो करने लग जाएगा, यानी कि उसमें करंट उधर फ्लो करने लग जाएगा। तो इसको कहते हैं हम लोग इसकी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आते हैं मिनरल्स। किसको पता है मिनरल्स क्या होते हैं? मेटल। मिनरल्स पता है? जमीन में जहाँ पे भी मेटल्स मिल सकता है,
जहाँ पे भी जमीन में मेटल्स मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं? मिनरल्स। अब उसमें से आप गंदगी को थोड़ा सा हटा दो तो वो जो बचता है जहाँ मेटल्स और नॉन मेटल्स का एक मिक्सचर मिलेगा उसको कहेंगे हम लोग ओर। और अब उस ओर में से गंदगी हटा दो और मेटल अलग कर दो तो वो जो गंदगी होती है उसे क्या कहते हैं? गैंग। गैंग है इम्प्योरिटी। ठीक है, गैंग क्या है बच्चों? इम्प्योरिटी। ओर क्या है? मिक्सचर ऑफ टू और मोर metals and non metals। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आता है इनको साफ करने की प्रोसेस है। प्रोसेस के नाम बोलना, रोस्टिंग और इनको साफ करने की रोस्टिंग प्रोसेस सल्फाइड ओर में करती है। ZnS दिख रहा है, इसको कहते हैं सल्फाइड ओर। और कैल्सिनेशन करती है कार्बोनेट ओर में। अब पहले मैं बताता हूँ रोस्टिंग का मतलब क्या होता है। तुमने भुनी हुई मूंगफली खाई है? भुनी हुई मूंगफली को रोस्टेड पीनट्स कहते हैं। रोस्टेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करा जाता है। और तुमने देखा भी होगा बाहर मार्केट में रेत के अंदर उसको करते हैं, रेत और नमक दोनों मिक्स होता है उसके अंदर और उसके अंदर उसे भुना जाता है, रोस्ट किया जाता है। तो रोस्ट करने से अंदर की मूंगफली का दाना पक जाता है, जिसकी वजह से जब आप उसको शेल हटाते हो उसका उसके बीज को आप खाते हो यानी कि पीनट को खाते हो तो आपको महसूस होता है कि वो पकी हुई है हल्की, यानी कि उसका टेस्ट अलग होता है। जबकि कच्ची मूंगफली का टेस्ट अलग होता है। तुमने खाई होगी तो पता लगा होगा। कभी कभार गलती से हम कच्ची मूंगफली भी ले आते हैं, घर में आ जाती है तो हम वेस्ट नहीं करते, उसे छील के खा ही लेते हैं। और अगर खा नहीं पा रहे होते तो छील के रख लेते हैं, मम्मी उसे फ्राई करके या किसी चीज़ में डाल ही देती है। घर में बहुत कुछ हो जाता है, कोई चीज़ वेस्ट नहीं जा सकती। तो रोस्टिंग का मतलब है जिसमें एक्सेस ऑफ एयर यानी कि हवा की प्रेजेंस ज्यादा रखी जाती है। अब इसमें ज्यादा रखी जाती है तो इसमें लिमिटेड। जब एक में ज्यादा रखी जाएगी तो एक में लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर रखी जाती है। तो हमें इसका पता लगा ये प्योरीफाई करती है सल्फाइड ओर को, ये प्योरीफाई करती है कार्बोनेट ओर को और इसके नीचे रिएक्शन देना, बात खत्म। नेक्स्ट आता है इसका छोटा हुआ टॉपिक जिसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी को आइडिया है? कोटिंग ऑफ जिंक, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन अ मेटल सरफेस। किसी भी मेटल की सरफेस पे किसका कोट कर दो? जिंक का, ताकि सबसे पहले रिएक्शन जिंक हो। तुमने पेंट देखा, पेंट करते हुए देखा गेट पे, कुंडों पे और जाली के गेट पे, या तुम्हारे घर में लोहे की जितनी चीजें होंगी उन सब पे पेंट कर रहे होते हैं। हम कई बार हमारे पापा ही कर रहे होते हैं। नई जब चीज होती है तो वो तो उससे करवाते हैं जिससे लिया है, मगर जब पुरानी हो जाती है 1 2 साल 3 साल 4 साल हो जाते हैं तो घर पे एक दिन संडे को बैठ के पापा पेंट लेके आते हैं, कपड़ा डुबाएंगे तारपीन का ऑयल से मिक्स करके। एक दिन गेट कपड़े से पेंट होता है या ब्रश से पेंट कर रहे होते हैं। पेंट किस पे कर रहे होते हैं? गेट, कुंडे, इन पे पेंट कर रहे होते हैं ताकि वो क्या ना लगे, उन पे जंग ना लगे। वेरी गुड, यानी कि जंग का मतलब एक तरीके से कोलिजन ना हो उस पे। जंग से बचाने को प्रोसेस के लिए हम लोग पेंटिंग यूज करते हैं। उसी पेंटिंग को अगर हम पेंट की जगह उस पे जिंक का कोट कर दें, जिंक का परत चढ़ा दें उस पे, तो उस प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो सोचो कितनी सिंपल है, उसी साधारण चीज को हम किसी और से बदल दें तो वो गैल्वेनाइजेशन हो जाती है। नेक्स्ट आता है लास्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। वैसे एक चीज छूट गई मेरे से, मैंने गोल्ड को साफ नहीं किया, याद आ रहा होगा गोल्ड को साफ। हाँ, गोल्ड को साफ करने का जो सॉल्यूशन होता है सुनार के पास जो होता है, जिससे वो गोल्ड की ज्वेलरी चमका देता है, बिल्कुल हमसे पैसे भी लेता है और हमारी ज्वेलरी चमका के देता है, मगर उस चमकाने में गोल्ड की ज्वेलरी का वेट क्या हो जाता है? कम। ये पूछा जाता है कि उसका वेट क्या होता है, इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है? याद रखना वो हमेशा डिक्रीज कर जाता है। तो उस सॉल्यूशन का नाम होता है एक्वा रिजिया। नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये दो चीजों का मिक्सचर होता है। क्या क्या? नाइट्रिक एसिड और HCl। एक HNO3 नाइट्रिक एसिड और एक HCl। कितने रेशियो में? 3:1। नाइट्रिक एसिड 3 और HCl 1। So it is a mixture of 2 types of acid, HNO3 nitric acid and HCl in 3:1, which is used to dissolve gold
या which is used to dissolve gold बोलो, या which is used to clean gold ornament jewelries, gold ornaments बोल लो या jewelries बोल लो। नेक्स्ट आता है लास्ट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से पहले एक काम करते हैं, हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बच्चों लास्ट प्रोसेस है, ये है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये बुक्स में देखोगे तो ऐसा लगेगा डिलीटेड टाइप लगेगा, मगर ये डिलीट नहीं है, ये पेपर में भी आता है। तो इसमें क्या होता है, दो रॉड डुबाया जाता है अंदर, रॉड दिख रही है, एक रॉड ये रही, दूसरी रॉड ये रही, और इसमें सॉल्यूशन को डिसॉल्व कर देते हैं। माना मैंने कॉपर सल्फेट CuSO4 का सॉल्यूशन डिसॉल्व कर दिया और यहाँ पे इन दो रॉड पे बैटरी लगा दिया। जी देख रहे हैं बैटरी, जैसे ही बैटरी कनेक्ट होगी और स्विच ऑन होगा, मैंने स्विच नहीं बनाया, स्विच ऑन होगा तो यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, प्लस से माइनस की ओर। सबको पता है ना, प्लस ये वाला है, प्लस से माइनस की ओर करंट फ्लो होगा, जिसमें क्या होगा, कॉपर सल्फेट पानी में जाते ही टूटना स्टार्ट होगा। Cu2+ अलग टूटेगा और SO4 2- अलग टूटेगा। कॉपर, गुड इवनिंग बच्चे, कॉपर अलग टूटा और सल्फेट अलग टूटा। तो कॉपर अलग में कॉपर सारा का सारा इसके ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा, दिख रहा है, कॉपर सारा का सारा उसके ऊपर चढ़ने लगेगा। सोचो वो भी लिक्विड डिसॉल्व हो रखा था, मगर उसमें मेटल आके उस पे चिपकना स्टार्ट हो गया, और जितने भी सल्फेट और उसके साथ इम्प्योरिटी थी वो सारी गंदगी नीचे चिपक जाएगी। ये रॉड से भी नहीं चिपकेगी, ये बीकर में जहाँ दूसरी वाली रॉड होगी ना, उसके जस्ट नीचे एक गंदगी का गुच्छा था, यानी कि सारी गंदगी वहाँ पे कीचड़ की तरह जम जाएगी, जिसको कहेंगे ये एनोड के नीचे होगी। एक रॉड को एनोड बोलते हैं और एक रॉड को कैथोड। तो एनोड के नीचे जितनी भी गंदगी जमा होगी उसे कहेंगे एनोड मड। क्या बोलेंगे, एनोड मड। और कैथोड के ऊपर जितना भी डिपॉजिट होगा वो होगा प्योर मेटल। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये आपसे पूछा कैसे जाएगा, आई थिंक डायग्राम बन जाएगा या डेफिनेशन पूछी जाएगी, इससे ज्यादा चीजें इसके बारे में नहीं पूछी जाती। ठीक है, ये पूछा जाएगा कि एनोड मड क्या होता है, या मेटल्स की सरफेस पे इतना मोटा क्यों चल जाता है, ये छोटी छोटी चीजें ही पूछेगा, इससे ज्यादा कोई चीजें नहीं होगी। ऑल सेट।